आप फोटोग्राफर हैं, आपको अपना आपका डेटा इतना इम्पोर्टेंट होता है, ये फोटो एंड वीडियो लीक्स के बारे में आपका क्या ख्याल? इफ दे वर स्मोकिंग इन देयर पर्सनल लाइफ तो उसकी तस्वीर ले ली गई, वार्डरोब मैलफंक्शन है उसकी तस्वीर ले ली गई। समटाइम तो लोग बोलते हैं खुद ही वायरल करते हैं, नो आइडिया यार। अच्छे में फेमस हो, बुरे में फेमस हो, बहुत से लोगों को इसका कोई फर्क नहीं। इंडस्ट्री में आने का मकसद ये होता है हम फेमस हो जाएं, लोग हमें देखें, हसरत रह गई, आपका प्रोफेशनलिज्म डाइल्यूट हो जाता है, आपका डिसिप्लिन खत्म हो जाता है एंड इवेंचुअली आपका उरूज सवाल में तब्दील होता है। पाकिस्तान में ना बहुत छोटा स्पेल होता है और उस टैलेंट को भूलना शुरू कर। मेरे पास 1 महीने का एक ऐसा स्पेल है जब मेरे पास काम ना हो तो मैं ये बोलूँगा कि यार लोग मुझे भूल गए। आपके जो इनर फीलिंग है ना वो आपके फेस पे आना शुरू हो। उस विंडो को एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे एस्थेटिक एंटी एजिंग प्रोसीजर्स कराए जाते हैं। वो जो करवाता है वो ऑलरेडी फेमस होता है। समहाउ उनमें पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है, देखता ही रहता हूँ मैं ये क्या हो गया। Hello and welcome to another candid conversation with me Sidra Iqbal. This is our season number 3 और आज बात करेंगे सिनेमेटोग्राफी और फोटोग्राफी की। वैसे तो आज हर एक के हाथ में एक कैमरा है, ये कंटेंट हम आपके लिए क्रिएट करते हैं, आप अपनी बहुत ज़बरदस्त मेमोरीज़ को कैमरे में अक्स बंद करते हैं, बट ये वाकई एक शौक की बात है। आज से कुछ पहले चले जाएं तो इतना ज़बरदस्त ये एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन पहले घरों में बाकायदा हैंड हेल्ड कैमराज होते थे। मुझे याद है जब मैं कॉलेज डेज़ में अगर इंटरनेशनल ट्रिप्स पे जाती थी तो डिस्पोजेबल कैमरास भी होते थे जिसमें टोटल 36 तस्वीरें या 24 तस्वीरें लेने की गुंजाइश होती थी। उस वक्त शायद हम कंटेंट कम क्रिएट करते थे लेकिन वो मीनिंगफुल होता था। पर ऑफ कोर्स इस फील्ड में अपना नाम बनाना, अपने आप को एक इंस्टीट्यूशन का दर्जा दिलवाना किसी भी वक्त में आसान नहीं था। और आज हमारे मेहमान जिनसे आपकी मुलाकात करा रहे हैं, not only is he thrice nominated as the best photographer in the Lux Style Awards, but his body of work spans over 36 years. यहाँ तक कि एक मशहूर ब्रांड जब बात करता है कि फोटोग्राफर कौन होगा तब भी आम इस्तिलाह में बात की जाती है और फोटोग्राफर हो आबिद सलीम। तो आइए मिलते हैं द वेरी अमेजिंग द इनक्रेडिबल आबिद सलीम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच इतना अच्छा इंट्रोडक्शन देने का। थैंक यू। It is a pleasure to have you and we've been meaning to have this conversation for a very long time. If there is somebody I notice in Pakistan जिनमें एक वर्व है, एक डेयरिंग है कि सीख कर दोबारा भुला कर नए सिरे से सीखा जाए, वो मुझे नज़र आता है आपके अंदर। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। मैं अपना आपको बताऊं कि जब मेरी कल शूट होती है तो ट्रस्ट मी, जिस तरह मैंने 36 इयर्स पहले फोटोग्राफी स्टार्ट की थी ना, कि मुझे रात में नींद नहीं आती कि यार कल कैसे डिलीवर होगा, वही चीज़ मेरी अभी भी है। जैसे मेरा कल शूट पर जाना है और रात में मैं कम्प्लीटली सोचों में और कोई भंड ना हो जाए, कोई चीज़ ऐसी ना आ जाए जिसकी वजह से मुझे अगले दिन जब मैं सेट पे पहुंचता हूं काम मेरे कंट्रोल में होता है और अच्छा होना शुरू होता है, उसके बाद में रिलैक्स होता है। लेकिन हम आएंगे फोटोग्राफी में बाद में। पहले मुझे ये बताएं कि यू डिड नॉट वांट टू बी अ फोटोग्राफर, आप तो एक्टर बनना चाहते थे। कोशिश की थी मैंने क्योंकि आपके फादर जो है इकबाल लतीफ़ साहब माशाल्लाह, उनको भी मैंने ऑडिशन दिया था अपनी टीनेजर लाइफ के अंदर, और कासिम पाशा, तस्नीम असलम। एक्टर बनने आया था क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता था वहाँ पर ये सारे टाइकॉन्स जो आज बड़ी इंडस्ट्री के किंग्स हैं ये वहाँ रहते थे, और मैंने कहा यार ये जब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे भी शौक है क्योंकि आपको पता है टीनेजर में सब आदमी अपने आप को हीरो हीरोइन समझते हैं। मैंने कहा यार मैं भी कर सकता हूँ, तो मैंने कोशिश करना स्टार्ट की, उनके साथ बैठना शुरू किया। उन्होंने बताया कि यार कल मेरी एक शूट है, और मैंने कहा यार किसी भी तरह मुझे अपने साथ ले जाओ यार, एक मतलब शूट हो रहा था, एक्सपीरियंस हो जाए कि यार लोग किस तरह से काम करते हैं। और फोटोग्राफी हो रही थी, ऑब्वियसली मैगजीन आता था बहुत ज़बरदस्त, उसमें फैशन सिग्नल्स और मेल ऑर्डर सेक्शन था एक जिसमें बड़े बड़े इमेजेस प्रिंट होते थे। तो उसकी कल शूट है, उसने कहा यार मैं जा रहा हूँ आबिद, और मैंने बड़ा उसको ना, प्लीज़ तू मेरा दोस्त है यार, मेरी बात मान ले, मुझे अपने साथ ले जाएगा। तो मैं ये था कि मुझे वो फोटोग्राफर देखेगा और चूज़ कर लेगा, जो मेरी गलत सोच थी। ऐसा नहीं होता, आदमी स्लो एंड ग्रेजुअली ऊपर आता है। तो मैं उसके साथ चला गया। जब मैं सेट पे पहुंचा तो इस तरह मैं बताऊँ सीरियसली आई एम शॉक्ड कि एक फोटोग्राफर था और उसके हाथ में कैमरा था और वो बस पोस्ट कर रहा है, उसने कपड़े 4-5 चेंज किए और पिक्चर्स बनी है, दैट्स इट, शूट खत्म। मैं वापस आ गया, वो भी आ गया। कुछ
मतलब एक आध हफ्ते के बाद वो शूट प्रिंट होता है तो वो मुझे दिखाता है, देखो यार मुझे बड़ा अट्रैक्ट हुआ, मैंने कहा यार ये तो मज़ेदार चीज़ है, यार ये अब मैं कर सकता हूँ। तो आबिद, इतने सारे ऑडिशंस दिए आपने, रंग कब लाई मेहनत, क्योंकि उस वक्त की स्ट्रगल ही अलग होती थी, सिर्फ ऑडिशन के लिए एंट्री भी बड़ी मुश्किलों से मिलती थी। अच्छा, मैं जिस एरिया में रहता था तारिक रोड, और मिस्टर बर्गर बड़ा एक अच्छा स्पॉट था जहाँ पर सारी सेलिब्रिटीज़ आके बैठती थी, और हम भी वहीं जाके बैठते थे कि शायद कोई चांस मिल जाए और इनके साथ हम मूव अराउंड करना शुरू हो जाए। मेरा फ्रेंड मुझे कहता है जी मेरी कल फोटोग्राफी है और मैक की शूट कर रहा हूँ, और बड़ा ना मुझे अट्रैक्शन हुआ कि यार मैक की शूट कर रहा है, मुझे भी ले चल, मैं भी देखूँ कैसे शूट होता है। और मैं इस सोच में था कि शायद मैं जाऊंगा और फोटोग्राफर मुझे देखेगा और बोलेगा यार आपकी शूट कर दी है। यही है वो शाहकार यही वो- जिसका था इंतजार, लेकिन ऐसा हुआ? ऐसा नहीं हुआ, Oh बिल्कुल भी नहीं हुआ। no! उसने मुझे बिल्कुल इग्नोर मारा कि कौन है यार आप अपने साथ किन लोगों को उठा के लेके आ जाती है। तो यहाँ तक भी मुझे हुआ कि यार मतलब कुछ सीक्रेट चीज़ें होती हैं जो ऐसे हम डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ओके फाइन, ठीक है, मैंने देखा उसको, लेकिन वेरी सिंपल मुझे ऐसा लगा कि यार ये जस्ट उसके पास एक कैमरा था और मॉडल था, वो कपड़े चेंज किए, उसने मेरे ख्याल हार्डली 1-2 घंटे के अंदर शूट हुआ और उसने पिक्चर्स खींची और चला गया। सही। मुझे सीधा मैं आपको बताऊं कि नेक्स्ट वीक में हम लोग बैठे हुए चाय शाय पी रहे हैं, वही पार्टी जो बच्चे करते हैं, आपको पता है टीनेजर लाइफ। तो मैं मैट्रिक में होता था उस ज़माने में, तो उसने मुझे दिखाया, ये देखो आबिद मेरा मैक के अंदर मेल ऑर्डर बड़ा सर पिक्चर्स प्रिंट हुई हुई है, दिखाया। तो मैंने कहा यार ये तो फोटोग्राफी ईजी जॉब है, मॉडलिंग मुश्किल है, फोटोग्राफी ईजी जॉब है, ये मैं कर सकता हूँ। मतलब ऐसे ही मैंने उसको खुद ही से बोल दिया कि ये मैं कर सकता हूँ। अरे क्या कर सकता है, तो नहीं होगा, ये होगा। मैं घर आया और सोचने लगा कैसे करें कैसे करें। फादर बड़ा मतलब माशाल्लाह शौकीन थे फोटोग्राफी के, कैमरा रखा हुआ था, लेकिन एज अ हॉबी करते थे। प्रोफेशनली वो आदम जी में जनरल मैनेजर थे। मैंने कहा यार मुझे आप फादर ये कैमरा देंगे, बोरो करने दें बोरो। थोड़ा। हाँ, तो कहते हैं नहीं, आपको पता है ना उस ज़माने में पूरा लेदर शेदर में पैक करके और अलमारी में लॉकर्स में रखते थे, बड़े सेफ करके ना, नहीं तुम ख़राब कर दोगे और तुम नहीं दो। मैंने कहा प्लीज़ मुझे चाहिए, तो और उसको सेट भी कर दिया। तो उस ज़माने में एक इलेक्ट्रो 35 यशी का कैमरा था, बड़ा ऑटो पे आप कर दें और रोल डालें और पिक्चर्स खींचें, और मतलब ज़बरदस्त पिक्चर्स आती थी। तो मुझे उन्होंने ये बोला कि यार ये कैमरा लेके जाओ और रोल डलवा लेना। अब मैं उन्हीं का शॉप हमारे तारिक रोड पे थी, उस शॉप पे मैं जाता हूँ और उसको बोलता हूँ यार मैं कल शूट कर रहा हूँ, बड़ा ना वो जो एटीट्यूड होता है, मैं शूट कर रहा हूँ और शूट जो है वो मैं मैगजीन का लेकर आ रहा हूँ, तो मुझे उसमें नेगेटिव का रोल डाल दें। तो बोलते हैं यार आप मैगजीन शूट कर रहे हो, उसमें नेगेटिव नहीं डलता, ट्रांसपेरेंसीज डलती हैं, कलर नेगेटिव्स होते हैं, वो फिर लार्ज होते हैं, प्रिंट होते हैं। मैंने हाँ हाँ ठीक है, मैंने जरा ना होशियार बना के ठीक है तो वो डाल दे वो डाल दे। तो उसने रोल डाल दिया मुझे क्योंकि रोल भी डालना नहीं आता था, तो रोल डाल दिया। अगले दिन मैंने उसी बॉय को जो उसने शूट किया था, मैंने कहा यार आपकी शूट है, और डॉर्मन सेंटर से मैंने कुछ कपड़े बोरो किए, शर्ट्स और टाइज, और कोई थीम शीम GQ से देख ली, और मैं उसको लेके एक नई लोकेशन आए चंदेक रोड पे चला गया। BCCI की बिल्डिंग हुआ करती थी, शीशे की ह्यूज बिल्डिंग, ठीक है, वहाँ पर मैंने उसको एक थीम के साथ ना लो एंगल्स रख दिए, कैमरे नीचे लेट के शॉट्स ले लिए, कुछ डिफरेंट एंगल्स हों जो देखने में ना एकदम से डिफरेंट लगे कि ये टेक्निकली वेरी वीक। और आई थिंक उस दिन अल्लाह मेहरबान था, क्लाउडी था, अगर सन हार्श होता तो वो सारे शेडोज वेडोज आते जो अब हम समझते हैं, पहले नहीं समझते थे। तो अल्लाह मेहरबान था, वो कम्प्लीटली शेडो था, सिर्फ मैंने ऑटो पे रखा और शूट कर दिया। सही। ठीक है, अब शूट कर दिया, जब ट्रांसपेरेंसीज आई तो मैंने देखी, तो मुझे भी यकीन नहीं, अरे ये मैंने किया है, क्योंकि उसमें फोकस शोकस का भी कोई सीन नहीं था, बस ऑटो पे आप लगाएं और शूट कर दें। अब मैंने उठाया, मैंने कहा मैं इसको कैसे करूं और कहाँ लेके जाऊं, कहाँ लेके जाऊं, कैसे लेके जाऊं। बोलते यार आप मैक चले जाएं, और जंग ग्रुप का ज़बरदस्त एक अखबार है और मैक दोनों बहुत फेमस होते थे उस ज़माने में, और हर आदमी कीन था कि मैं इसमें काम करूं। सही। तो आप मैग ले जाए, और वहाँ पर ना आपने जो काम किया ना मेल ऑर्डर, उसमें ज़मीना खिलजी एक लड़की है, वो देखती है। मैंने कहा अच्छा। और जहाँ पे लड़की की बात आती थी तो वैसे ही आपको पता है उस एज में ना टांगें शिवरिंग शुरू हो जाती थी और बात भी नहीं होती थी, मैडम कैसी हैं आप, ये वो। तो मैंने कहा ओके यार चलो विजिट करते चलते हैं। अब मैं जंग पहुँच गया, मैंने नीचे से बेल रिसेप्शन को बताया, मैंने कहा यार, उन्होंने बताया जी आबिद सलीम आए हैं, फोटोग्राफर है, वो शूट एक आपको देने आए, फ्रीलांस किया है मैंने। तो ऊपर से मुझे बोलती है कि हमारे पास बहुत लोड है, आप यहाँ से चले जाएं और हम जब बताएंगे तो फिर आएगा। मैंने कहा मैडम मुझे आप 2 मिनट दे, मैं उनका बिल्कुल होता है ना रिजॉल्व के साथ मैंने कहा यार आप मुझे 2 मिनट दे दे, बस मैं आऊँगा और आपको ये देखे चले जाओ। जैसे मैं ऊपर गया हूँ, मैंने वो दरवाज़ा खोला है, सबरा न्याजी भी होती थी, ज़मीना भी होती थी, तो ज़मीना ने ना वो मैक अपने फेस पे यूँ रखा हुआ था, और जैसे मैं एंटर हुआ बोलती येस, तो माशाल्लाह शी इज़ वेरी गुड लुकिंग, और स्ट्रेट अवे उसने मुझे बोला कि आबिद हम ऑलरेडी शूट्स करके रखते हैं, आप ये शूट मुझे दें
रख दिया, और अगर अच्छा होगा तो हम आपको बता देंगे, तो फिर आपको प्रिंट कर देंगे, नहीं हुआ तो फिर हम आपको वापस देंगे, आप ले जाइएगा। मैं उनको ट्रस्ट में ये बोला कि अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप ये डस्टबिन में फेंक देना। रीज़न ये कि मैं कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, मैंने कोशिश की है, मैंने कोशिश की है, आप देखें तो ये हो सिद्रा, मैं नॉर्मल रूटीन के मुताबिक घर आ गया, नॉर्मल रूटीन चल रही है। नेक्स्ट वीक मैं देखता हूँ तो वो मैग में प्रिंट हुआ था। जिस दिन मैं मैगजीन को ये शूट किया था, उस दिन कलर सेपरेशन बन रही थी, और फोटोग्राफर बाय आबिद सलीम, वो नाम नीचे जो मेंशन हुआ ना, मैंने तो उसकी कोई 25-30 कॉपियाँ खरीदी, 10 रुपए का आता था शायद ज़माने में। उतना एक्साइटेड कि यार ये तो मेरी ईद हो गई, मतलब। फिर मैंने जब उनको थैंक्स किया और मैं भूल गया सब कुछ। और उन्होंने फीडबैक क्या दिया? कुछ फीडबैक नहीं दिया। हाँ, मैं उस वक्त भूल गया। उसके बाद मुझे कोई मंथ के बाद एक कॉल आती है कि आप इसलिए आपको एक चेक रेडी है, वो आप पिक कर लें। चेक रेडी है? कौन सा चेक रेडी है? आपको ये भी नहीं पता था कि पब्लिश करने के पैसे? नहीं पता था ना, कुछ भी नहीं पता था। अब जब मुझे वहाँ पहुँचा तो मुझे आप लगाएं उस वक्त 3500 का चेक जंग ग्रुप ने पे किया। वाओ। फिर मैंने कहा यार ये तो कुछ सीन ऑन है, और कुछ छपा है तो कुछ चीज़ ऑन है। मजा भी आ रहा है काम में, पैसे भी मिलना शुरू हो रहा है, फेम भी मिल रहा है। यस। फिर मैं दोबारा गया उसके पास, ज़रबीना के पास। कहती आबिद एंगल बहुत अच्छे थे, उसने मीटिंग की प्रॉपर्ली, एंगल बहुत अच्छे थे, तुम में पोटेंशियल है, लेकिन टेक्निकली बहुत पैथेटिक था। मतलब जब हम उसको इनलार्ज कर रहे थे तो वो सब डिस्टॉर्टेड हो रहा था, नॉइज़ आ रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली ISO पुश हो चुका था, शेडोज़ बने हुए थे, जो हमें बाद में जब हमने सीखा, क्योंकि पाकिस्तान में कोई इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कहीं भी नहीं है, आप खुद ही एक्सपेरिमेंट्स कर करके सीखते हैं आज तक। अभी असद ने कुछ बनाया है, कराची फिल्म आर्ट्स जो है बनाया, लेकिन अदरवाइज कोई भी ऐसी ट्रेनिंग्स नहीं है जहाँ आप सीखते हैं। लेकिन अगर फास्ट फॉरवर्ड टू प्रेजेंट टाइम आबिद, 2025 में जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजी है, और अब टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हुई है, जब आप बात कर रहे हैं टेक्निकली आज भी साउंड होना बहुत ज़रूरी है, थेरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो आपका पैशन है उसमें अपने आप को पॉलिश करें। लेकिन अब लोग कहते हैं काफ़ी इक्विटेबल हो गया ना, इंटरनेट पे आपको बहुत सारे हाउ टूज, डॉक्यूमेंट्रीज, चीज़ें कैसे करनी है मिल जाती है। आज पाकिस्तानी टैलेंट कहाँ स्टैंड करता है अगर आप इंटरनेशनली कंपेयर करें? देखिए टैलेंट आप एज अ फोटोग्राफर ऐसा देखिए, जिस तरह से हमें कोविड के दौर में एक एक्सपेरिमेंट्स हुआ कि तमाम कंपनीज ने जो बाहर काम लेके जाती थी ना, कि यार ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है जो पाकिस्तान में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल यार? इसलिए कि यहाँ पर इनके पास स्किल भी नहीं है और टेक्निकल इक्विप भी नहीं है अच्छे। ये हमें देखे ना, क्योंकि ये वो भूल गए थे कि हम जुगाड़ मास्टर हैं, हमें बस चीज बताओ, हम उसको फौरन रेप्लिकेट कर लेंगे। ऐसे ही है, रेप्लिकेट करना भी एक आर्ट होता है ना, उसको अच्छे मैनर के अंदर। एंड बाय रेप्लिकेट आई डोंट मीन के इनोवेट नहीं करते, मेरे कहने का मतलब है टेक्निक को आप एक दफा नोटिस करा दें, बता दें कि आपको चाहिए क्या, फिर हमारे पाकिस्तानी लोग उसको आपको करके ही देते हैं। सही नहीं, सीधा बताओ, असल में हुआ ये कि जब कोविड आया ना तो हर चीज़ बंद हो गई, पूरी 90% पाकिस्तान की जो बड़ी शूट्स थी, कमर्शियल्स की बात कर रहा हूँ, जब मैं कमर्शियल्स कर रहा था अभी, तो उसमें वो शूट जो है ना वो बाहर जाती थी, वो कोई टेक्निकल ऑब्वियसली इतने हम लोग स्किल नहीं थे कि हम उस पर काम कर रहे थे। हाई स्पीड फोटोग्राफी है, अंडर वाटर फोटोग्राफी है, प्रोडक्ट फोटोग्राफी है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर ज़्यादा इक्विप थे, प्रॉप्स मिल जाते थे तो अच्छा बनता था। जब वो कोविड आया, हर चीज़ शट डाउन हुई और हमें मौके मिले, और क्लाइंट को एक एक्सपेरिमेंट का भी टाइम मिला कि यार आप जो है इनसे भी करवा लें, फिर इनसे भी देख लें। तो फिर हमने उसको लर्निंग सीखा और उस मतलब लेवल पे सीखा कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम कंप्लीट करते हैं उनको, और अब क्लाइंट को भी हम पे रिलाय करते हुए ट्रस्ट हो गया कि यार हम इनको काम देंगे। ये तो कोविड ने एक, जैसे कहते हैं ना कि मुश्किल में आसानी थी और एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। अभी तो आपका पहला कमर्शियल प्रोजेक्ट कौन सा था जिसके लिए आपने फोटोग्राफी की? ओके, अच्छा देखिए, जैसे मैंने मैग स्टार्ट किया तो फिर फैशन इंडस्ट्री के लोगों ने पिक कर लिया। जैसे आप कोई अच्छा काम करते हैं ना स्टार्टिंग में, तो फौरन आप एक स्टैंप लग जाती है कि यार ये फैशन फोटोग्राफर है, ये कमर्शियल है, ये प्रोडक्ट फोटोग्राफर है, वो पाकिस्तान में स्टैंप लग जाती है। एंड दिस इज द 90s ना? 90s या 90s की हाँ, तो उन्होंने मुझे फिर शी ने उठा लिया, फिर मुझे वुमेन जोन ने उठा लिया, फिर मतलब टिपिकल फ्रीलांस वर्किंग में मैं इन सब के लिए फैशन शूट्स करता चला गया। अच्छा, एक बड़ा ज़बरदस्त सीन हुआ, तो फिर मैं जब फैशन शूट्स करता था तो उस ज़माने में नबीला सैलून माशाल्लाह हर बड़ी मॉडल उसके पास जाएंगी तो वो एकदम चेंज करके रख देती थी और एक इमेज बनाते थे। तो मेरे पास जब मैं मॉडल उनके पास भेजता था तो वो मुझे नहीं उसमें लाती थी, अपने सेकंड लीड अल्ताफ़ एक मेकअप आर्टिस्ट था, उनको वो दे देती थी कि यार आबिद को आप मेकअप करके दे दो, मैं नहीं करूँगी। वो फिर दूसरों के साथ काम कर रही होती थी। अब मैं अल्ताफ़ के साथ करता था, वो शूट्स मैगजीन में प्रिंट्स होते थे। मैं अल्ताफ़ को कुछ अर्से बाद बोला यार मुझे नबीला के साथ काम करना।
कह रही यार वो तो आपको पता है थोड़ी सी मतलब माशाल्लाह शी इज क्वीन यार, मतलब वो अपना जो काम करती है, मतलब आपका काम में एक सुपीरियर काम निकल के आता है आपका। सही। तो कुछ अरसे के बाद नबीला ने कहा, जब लक्स शो हो रहा था, नबीला ने कहा यार ठीक है, उनका फोटोग्राफर आई थिंक कहीं गया था या कुछ था, मुझे नहीं पता, बाद में मुझे पता चल गया था कौन था, फिर वो चला गया। तो नबीला ने एक्सपेरिमेंट्स के तौर पे मुझे उस शूट में पिक किया और उसमें उन्होंने अपनी वही क्रिएटिविटी दिखाई, हेयर्स के ऊपर, मेकअप्स के ऊपर, अमेजिंग। मुझे शूट करके भी बहुत मज़ा आया। हमने बैक टू बैक 3-4 शूट्स किए। जो उन्होंने फर्स्ट लक्स के पोर्टफोलियो में भी देना था, वो नॉमिनेट भी हुई और जीती भी। तो उसके बाद जब वो मेरे साथ काम कर लिया और थोड़े से दिन गुजरे, फिर सिंगापुर से मुझे कॉल आती है और वो नबीला की कॉल थी। कहती है आबिद यार तुम ये मुझे बताओ, तुम इतने टेक्निकल स्ट्रांग हो कि हम अगर आउटडोर होर्डिंग्स के लिए कमर्शियल्स पे करें तो तुम कर सकते हो। मैंने कहा सोचा मैंने, क्योंकि मैं ऑब्वियसली हाई मेगापिक्सल्स पे नहीं था उस वक्त, जब डिजिटलाइज हो गया था। मैंने कहा हम कर लेंगे, ठीक है, आप बेस्ट निकलेगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, डन है। मैंने कहा डन है। फिर नबीला ने पाकिस्तान आके, क्योंकि डायरेक्ट माशाल्लाह उसकी पीआर थी मुशर्रफ आय के साथ, उस वक्त यूनिलीवर में वो थी, लीड कर रही थी। तो JW से उन्होंने वो एड्स को छीना और डायरेक्ट फ्रीलांस काम किया। तो उस कमर्शियल में रेशम थी, फिल्म एक्ट्रेस हमारी, ऑयल ऑफ केड, एक ग्रीन लक्स का ऐड था जो मेरा पहला ही कमर्शियल लक्स पे था। नबीला ने देखा, हमने उसको फिनिश किया, हमने उसको ड्रम स्कैन करके CDs के ऊपर, DVDs के ऊपर हमने भिजवा दिया JW। और यकीन करें, सबमरीन चौक जो हमारा गिजरी के ऊपर है, वहाँ पे ह्यूज होर्डिंग्स। फर्स्ट होर्डिंग मेरी जब लक्स पे लगी, उफ, मतलब आप देखिए जिस तरह से मुझे उस मैगजीन में मजा आया था ना, कि यार मेरा माइलस्टोन था जिंदगी का। अपग्रेडेशन हो रही है ना, जैसे आप फैशन से कमर्शियल्स पे आ गए, कमर्शियल से अब कहाँ जाएंगे, तो अब वो सोचना पड़ता है। अब ये तो टेक्निकल साइड हो गई ना उसकी, कि आप टेक्निकली साउंड हो या नहीं, पहली दफा कमर्शियल का काम। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जब फैशन कर रहे हैं तो उसमें एक इनोवेशन, क्रिएटिविटी बहुत मुख्तलिफ है, मार्जिन आपके पास बहुत है। लेकिन कमर्शियल में ना आपके पैरामीटर्स सेट होते हैं, ब्रांड की गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये जब आपने काम किया तो उस वक्त मुश्किल लगा? बिल्कुल। देखिए फैशंस में तो नॉर्मली अगर आप एक लाइट पे भी सिदरा शूट कर रहे हो ना फोटोग्राफर्स, वो अपनी एक बोलेगा दिस इज आर्ट, दिस इज फैशन, और वो चल जाएगा, क्योंकि ड्रामेटिक लाइट होती है, टॉप लाइट सोर्स आती है तो वो चल जाता है। कमर्शियल्स के ऊपर रीजन अप्रूव्स होते हैं 90%। अब मैं जो ब्रांड्स करता हूँ, सनसिल्क पे हो गया, लक्स पे हो गया, तो ये रीजन्स के साथ डायरेक्ट गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइंस होती है, जिसमें ज़बान बदलती है, टैलेंट या मॉडल बदलता है, बट स्टोरी लाइन एक रहती है, एंड यू हैव टू रेप्लिकेट एवरी सेट, एवरी शॉट। उसको आप चेंज कर ही नहीं सकते, सिर्फ मॉडल चेंज होगी उस रीजन की, और आपको एग्जैक्टली वही शॉट जो रीजन ने प्रूव किया है, वही शॉट पूरे मुल्कों में अपने अपने स्टाइल के ऊपर लगेगा। बिल्कुल सही। तो ये मजबूरी होती है, लेकिन हम उसको दिखाने की कोशिश, अभी तो शुक्र हम करने लग गए यार। पहले तो हमें अच्छी तरह याद, आप देखते होंगे आउटडोर्स पे वो इंटरनेशनल मॉडल्स ही हमारे प्रिंट्स होती थी। अब कंपेयर अगर करें, इंटरनेशनल ब्रांड के साथ कमर्शियल काम करने में मजा आता है, या जो लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है जिसके अंदर ये रीजनल गाइडलाइंस नहीं है, मार्जिन कहाँ है ज्यादा खेलने का? अच्छा, मार्जिन के साथ साथ ना प्रोफेशनलिज्म की भी अगर हम बात करें ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने पास में देखी। अब जिस तरह से इंटरनेशनल शूट्स बहुत होते हैं, हमारे होते थे, जो कोविड के बाद थोड़े कम हो गए, लेकिन अभी भी होते हैं। तो पाकिस्तान की बहुत सी शूटें पाकिस्तान से बाहर, बैंकॉक में, दुबई में, मलेशिया में, इन जगहों पर होती थी। तो बैंकॉक हमारा काफ़ी जाना होता था शूट्स के सिलसिले में। तो हम पहुंचते थे वहाँ पर, बेनेटन फिल्म्स वाले, प्रोडक्शन वाले, वो प्रोडक्शन करते थे, और हम अपनी फोटोग्राफी जब करते थे अपने ब्रांड्स के साथ, ट्रस्ट में सिदरा, हम सुबह 6 बजे हमारी कॉल टाइम होती थी और रात 9 बजे हम वापस आते थे। और क्लाइंट हमारा बोलता था यार हमें सारे शॉट्स चाहिए, ये हम डिजिटल्स भी लगाएंगे, हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। हम क्योंकि हम तो सर्विस प्रोवाइडर थे ना, तो हाँ ठीक है जी, कर दिए। सब जॉब्स कंप्लीट करके हम लोग जब वापस आते हैं तो एकदम से मुझे ना कुलदीप बेनेटन फिल्म से कॉल आती है, यार आबिद भाई आप बैंकॉक में आए हुए हैं, तो हमारा एक इंडियन प्रोजेक्ट है और उसके लिए हमने आपको पिच किया, तो अप्रूव हो गए आप, तो आप ना परसों वापस मत जाएं, 2 दिन के लिए रुक जाएं और उसके बाद हमारा ये शूट करके चले जाएं। सही। ओके, गुड, वेरी गुड। और पाकिस्तान से डबल अमाउंट पे करेंगे, तो ऑब्वियसली वो करेंसी का फ़र्क है, तो वो मैंने कहा ओके यार, वेल एंड गुड। मैं रुक गया, और रुकने के बाद मैंने वही, जब डेट थी सिदरा, तो मैं सुबह वेट कर रहा था। मैंने कहा मुझे कॉल टाइम बताएं आप, बिल्कुल, कि मैं पहुंचूं, कॉल टाइम पे पहुंचूं और मैं अपना काम करूं। तो कहते हैं जी आपका कॉल टाइम जो है वो कोई 1 बजे का है, 12 बजे आपको गाड़ी पिक करेगी और 1 बजे आप लोकेशन पहुंचेंगे। मैंने कहा इतना लेट, आप लोग कब शुरू? नहीं, हम लोग तो सुबह ही पहुंच रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं। ओके जी, 12 बजे गाड़ी आती है, मुझे पिक करती है, सेट पे ले जाती है। जब हम सेट पे पहुंचते हैं
तो 30 मिनट्स का मुझे डायरेक्टर कॉल देता है कि अपनी इक्विपमेंट्स, अपनी सेटिंग्स रेडी कर लो, ठीक है ना। आपके पास 1:30 से 2:15 तक का टाइम है, 45 मिनट्स का आपके पास टाइम है, और आप उसमें अपने केवी शूट करेंगे। ओके, जैसे हमने अपने इक्विपमेंट्स के निकाले, शूट रेडी हुआ, थाई असिस्टेंट थे, हुआ, हमने वो फ़ौरन शूट किया। हार्डली इतने प्रो मॉडल्स थे वहाँ पे, ब्राज़ीलियन मॉडल थे, कि वो हमारा 45 मिनट्स किया, हमने 30 मिनट्स में ऑलमोस्ट कंप्लीटली रैप अप कर दिया। शूट रैप अप हुआ, बंद हुआ। वो बड़ा ज़बरदस्त एक माचो मैन सब बंदा था, परफ्यूम के शॉट से, डिओड्रेंट्स के, और एक्शन फोटोग्राफी हो रही थी ना मुझे, क्योंकि मैं तो क्रेजी हूँ, क्योंकि मेरा पैशन है यार फोटोग्राफी, मतलब जनून की हद तक प्यार करता हूँ अपने इस प्रोफेशन से। तो वो जो है, जब मैंने फोटोग्राफी किया तो अब मैं, जैसे उनके शॉट स्टार्ट हुए, उनके एक्शन शॉट्स थे, मैंने हाई स्पीड कैमरे निकाले और मैं रेडी शॉट करने लगा। बोलते हैं ये क्या कर रहे हैं हम, एजेंसी और प्रोडक्शन तो मेरे पास आ गई, कहते हैं यार आपका शॉट डन, आप अपना पैकअप करें और अपने होटल पे जाएं, डन। मैं उनको ये देख रहा है, मतलब उनका ये होता है कि जो केवीज क्लाइंट से अप्रूव किया है वही केवीज फाइनल है। हमारे उससे ज्यादा एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पर ये होता है ना, एक लेबर वाली फील आती है। लेकिन अब उस जमाने में तो अब माशाल्लाह सब रियलाइज हो गए, अगर डिजिटल्स पे हैं तो 2 टीमें जाती हैं। अब मेरी भी जैसी टीम है, मेन केवीज पे मैं होता हूँ और मेरी टीम रनिंग फोटोग्राफीज पे होती है। तो जो हमने थोड़ा सा स्टैंड, तो ये प्रोफेशनलिज्म आपने मल्टीनेशनल से सीखा? बिल्कुल सीखा कि उन्होंने किस तरह काम को डिवाइड करना है, पंक्चुअलिटी कैसी होनी है, डिसिप्लिन, प्री प्रोडक्शन, एवरीथिंग। क्या हमारे लोकल ब्रांड्स, क्योंकि यहाँ तो देखें लोग कहते हैं SOPs नहीं होते, गाइडलाइंस नहीं होते, से इट इज ऑलवेज राइट, और अक्सर से इट खुद भी शूट पे मौजूद होते हैं, पोजेस बताते हैं। इज दैट इंटिमिडेटिंग? सीरियसली पोजेस बताते हैं, और जब मॉडल उनको यूं करके देखती है ना, यार आप तो सेठ है, आपको फैशन की सेंस है, वो यूं कई दफा कॉन्फ्लिक्ट हुआ बहुत ज्यादा, ट्रस्ट में। मुझे यूं देखते हैं हमें, अच्छा मुझे ना दोनों तरफ बैलेंस रखना होता है, क्योंकि मेरा क्लाइंट भी टैलेंट भी इम्पोर्टेंट है, और टैलेंट भी सेलिब्रिटीज होती हैं, आपको पता है, उनके वो भी पैम्पर करना होता है, चीजें होती हैं। तो दोनों तरफ बैलेंस रखते हुए कभी मैं इधर झुकूंगा, जब क्लाइंट मैं देख रहा होता हूँ कि यार ये हो रहा, तो फिर मैं एकदम वहाँ झुक जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो दोनों बैलेंस करके अपनी आउटपुट अच्छी निकालनी है। अगर टैलेंट मेरा फेड अप हो गया मुझसे, तो वो रिजल्ट्स ही नहीं आएंगे, और रिजल्ट्स एक्सप्रेशन से आते हैं। मेरी जो काम है वो फोटोग्राफी आपके एक्सप्रेशन को फ्रीज करना है, जो मुझे जिंदा लगे। आपके शॉट, I have a very this is a very time specific question, तो मैं इसलिए आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मुझे बताएं कि बहुत सारे मॉडल्स एक्टिंग में आते हैं, और आप कहते हैं कि हम देखें स्टिल फोटोग्राफी में सारा गेम एक्सप्रेशंस का है। जब वो एक्टिंग करने लगते हैं तो उनको फ्लैट फेसेस या एक्सप्रेशनलेस फेसेस क्यों कहा जाता है? ओके, अच्छा जब फैशन मॉडल आएगा ना, तो फैशन का एक ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर है कि आप कंप्लीटली डेड लुक दे दो। मतलब आपका लुक में एक्सप्रेशंस लेस जितना होगा, मोर एटीट्यूड लगेगा। फिर फोटोग्राफर्स जो है वो अपनी लाइटिंग से उस शूट को लिफ्ट करता है, जो ड्रामा क्रिएट करता है, तो वो टोटल फ्रीडम आपके पास होता है। तो इसीलिए फैशन मॉडल जब हमारे पास कमर्शियल्स पे आते हैं, तो कमर्शियल्स में आपको हंसना है, लाफ्टर, मतलब आप क्लाइंट की प्रोडक्ट को आपने ऐसा दिखाना है कि वो बस जन्नत से आई हुई है। तो और आपका पहला प्यार है, या पहला प्यार है, तो उसको आपने पहले दिखाना है। और कई दफा तो ना चीक बोन्स पे लगा के ये मतलब ऐसे ऐसे शॉट्स हो रहे होते हैं कि जब कभी हम भी हंस रहे होते हैं, लेकिन वो उनको करवाना पड़ता है। क्लाइंट खुश होता है तो एवरीवन खुश, क्लाइंट खुश तो सब खुश। लेकिन आर दे गुड एक्टर्स? लाइक मॉडल्स हैव द पोटेंशियल टू बिकम गुड एक्टर्स? देखिए मॉडल्स में मॉडल कम एक्टर जो बनता है ना, वो हमारे लिए ईजी है, प्रिंट्स वालों के लिए बहुत ईजी है, क्योंकि वो स्टिल को भी उतना एंजॉय करता है जितना वो एक्टिंग को करता है। लेकिन जो प्योर एक्टर है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। 90s में पाकिस्तान had a lot of supermodels. बीबी की बात करते हैं, वनीसा की बात करते हैं। I mean these people have left a mark. इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसे? बहुत मजेदार। देखिए मेरी क्या तमाम फोटोग्राफर्स की फेवरेट थी इरज मंजूर का, जानते हो। उसके बाद फिर जोइला, बीबी, वनीसा, ZQ, ये सारी सुपर मॉडल्स देखो आज भी हमें नाम याद है। yes. और आज की मॉडल्स आप देखोगे तो बहुत जल्दी लोग भूलते जा रहे हैं। तो वो है कि आज की मॉडल हमारी एक्ट्रेस तो बन गई, बहुत सी एक्टिंग कर रही हैं, लेकिन
वो क्लास नजर नहीं आती। लेकिन अच्छा, जो ये क्लास को कैसे डिफाइन करेंगे आबिद? बिकॉज सम पीपल यूज्ड टू थिंक कि पहले देखिए क्राइटेरिया होता था, एक सर्टेन फिजिक थी, ये लड़कियां थिन भी थी, दे हैड देयर ओन यूनिकनेस, दे यूज्ड टू वर्क ऑन देयर वॉक। क्योंकि मुझे याद है मैं डीएचए कॉलेज में पढ़ती थी तो हम कहते थे, हम इनकी तरफ देखते हुए एस्पायर करते हुए, हमारा एक एनुअल हर कॉलेज में होता था फैशन शो, तो लोग कहते थे ओ रिमेंबर वॉक लाइक देम, सो वी हैड रेफरेंस। फिर हम क्योंकि 90s किड्स थे तो हमने वो वक्त भी देखा है, बिकॉज स्कूल में पता चला जी सुष्मिता सेन और ऐश्वर्या राय वर्ल्ड स्टेज पे धमाका करके आ गए, तो वो एक ब्राउन प्राइड भी बढ़ गया कि भाई इस खित्ते में भी खूबसूरती है और ज़बरदस्त साउथ एशियन काम कर रहे हैं। और डिश आ गई थी तो मिस इंडिया का कॉन्टेस्ट कभी देख रहे हैं, कभी मिस वर्ल्ड देख रहे हैं, तो फैशन हैड अ मोमेंट। व्हाट हैपेंड? उसके बाद ये डाइल्यूट ही हुआ है। देखिए असल में बहुत ही ऑर्गेनिक चीज़ थी एक्चुअली। जितनी हम फोटोग्राफी कर रहे थे वो सब रियल था। अभी जितना भी है वो कंप्यूटर बेसिस, एआई बेसिस, फिनिशिंग्स, हमें वो लगता है कि जो नेचुरल चीज़, ग्रेन्स, नेचुरल स्किन ग्रेन्स थे वो आज मिसिंग हैं। आज इतना डिजिटल अपग्रेड हो गया, लेकिन कुछ पिक्चर्स में, कुछ पोजेस में, टैलेंट के अंदर या तो हो सकता है कि हम उसी एरा में अपने आप को लेके बैठे हुए हैं। आज का जनरेशन उनको पसंद करेगा, अगर वो उनकी पिक्चर्स देखेगा तो बोलेगा ये ऑब्सलीट है सारा, आज का जो है सब ट्रेंड ये चल रहा है। क्योंकि जनरेशन वाइज मोस्ट प्रॉब्ली फील होता है। जैसे मुझे आप देखेंगे, अब उस एरा में भी मैं काम कर रहा था, आज भी कर रहा हूँ, तो मुझे तो डिफ़िकल्टीज होती हैं। कई दफ़ा मुझे कहा जाता है यार आप ओल्ड स्कूल, लेकिन ओल्ड स्कूल और ओल्ड इज गोल्ड वाली फील आ जाती है। अब लेट्स टॉक अबाउट द फेस स्ट्रक्चर। मुझे बताएं कि पहले हम जितने सुपर मॉडल्स के नाम लिए हमने, कोई भी दो एक जैसी नहीं दिखती। सही है। देयर वर नॉट सो मेनी ऑफ दीज एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स कि आपकी इन्हांसमेंट्स नहीं थी, आपने एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स इतने नहीं किए थे। अ लॉट ऑफ पीपल से कि 90s से पहले तक, 80 की दिहाई में, 70 की दिहाई में, अगर आपने कैमरा पे आना है और आप कैमरा पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्यूटी हैं, तो आप रियल लाइफ में भी बहुत ब्यूटीफुल थे। एग्जैक्टली। देखिए फोटोशॉप नहीं था ना, अब तो आप उसको लिक्विफाई करके एक ह्यूज माशाल्लाह, उसको भी आप लिक्विफाई करके एक सेम स्मार्ट फीचर्स में चेंज कर देते हैं। लेकिन जो मुझे लगता है कि उस वक्त जो खूबसूरत फेसेस थे या खूबसूरत परफॉर्मेंस थी, वो आपको पेरेंट्स स्टेज के ऊपर भी दिखती थी, प्रेजेंस थी हाँ उनकी एक। वो अब जब कैटवॉक करती थी तो वो लगता था कि आज मॉडल्स हैं। अब देखिए, अब फैशन रैंप के ऊपर तो बहुत कम हो गया पाकिस्तान में, फैशन शो इतने नहीं होते। और लेकिन वो टैलेंट फ्रीडम था। मुशर्रफ साहब के दौर में आपने देखा था काफ़ी मीडिया को उन्होंने एक बूम दिया था, उस वक्त भी काफ़ी वो शोज भी आए मेरे थे। ख्याल में बहुत सारी चीज़ें एक साथ आ गई थी। मीडिया को एक फ्री इंडिपेंडेंट मीडिया पाकिस्तान डॉलर्स में आया। 54 पे आ गया था, तो ये सब चीज़ें ऐसी थी कि हर आदमी इन्वेस्ट कर रहा था और चीज़ें बन रही थी। अब हु इज योर फेवरेट फेस इन पाकिस्तान? जितने अरसे से आप काम कर रहे हैं, कोई टॉप 3 चेहरे बताएं जो आपको लगता है कि बहुत वर्सेटाइल हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं और आपने इनके साथ काम करके बहुत इंजॉय किया। कोई भी हो, मेल एंड फीमेल बोथ। पॉलिटिशियंस भी चलेंगे। जी जी जी। यार मेरा फेवरेट, मैं सबको पता है मेरा फेवरेट खान साहब है। अच्छा। ट्रस्ट मी, जब मैंने इनका पेप्सी का एक शूट था और इमरान खान की मैं शूट कर रहा था, और खान साहब ने अपने मोबाइल्स पे लगे रहते थे। अब मैं हर वक्त उनका जो है मोबाइल ऑन होता था और जब शॉट होता था शॉट देते थे, आ जाते थे। तो मैं उनका फ़ैन कैसे बना मैं आपको बताता हूँ। जब वो शूट हो रहा है उस वक्त उनका पॉलिटिक्स में बहुत ही कम सा रोल था और एक आध कोई सीट जीती होगी उन्होंने। तो हम पेप्सी की शूट कर रहे थे, उसके अंदर उनका लास्ट कमर्शियल था जब इमरान खान ने किया था। वो करते करते खान साहब ने किया कि जी मैंने कहा मुझे इनके साथ पिक्चर बनानी है। मतलब मैं बहुत कीन था कि मैं इनकी फोटोग्राफी तो कर रहा हूँ, जाके मैं इनके साथ पिक्चर्स बना लूँ। और कहते नहीं नहीं इनको मत देखें, ये बड़े रूड हैं, बड़े ये, मतलब वो ये पोर्ट्रे किया। शूट करते करते सिजरा में होता हूँ, ट्रस्ट में लंच टाइम होता है। लंच, मैं जब से उसका फ़ैन हुआ ना, मैं आपको आज उनकी बता रहा हूँ, लंच टाइम होता है। लंच में ना होता क्या है कि ABC कैटेगराइज करते हैं लंच ब्रेक के ऊपर। ये क्रू का है, ये डायरेक्टर्स का है और ये स्टार्स का है। तो 3 जगहों पे टेबल लगते हैं। वो भाई कहता चले जी आ जाए, उनके साथ 2 कोई नॉर्मल से सिविल उसमें थे, कपड़ों में बंदे होते हैं। वो निकले और जाके उन्होंने जहाँ पर लेबर खाना खा रही थी, यूँ करके बस देखा है, वो फर्श पे बैठे हुए खा रहे थे। मैं आपको झूठ नहीं बोलूँगा। वो अंदर गए, वो कह रहे हैं आपका अलग है, कहता कोई नहीं, वहाँ से भी उठा के यहाँ ले आओ। वो वहाँ बैठ के उन्होंने खाना खाया है जहाँ से हम सब, उसको डायरेक्टर्स भी वहाँ बैठ गए, सब हो गए। हमने कहा यार ये बंदा कुछ है। वो अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा था, लेकिन उसके अंदर ये था जिसकी वजह से मुझे लगा कि वो आज भी हम मिस करते हैं उसको।
So that is the first name First आपने name, कहा। हाँ, no और doubt. अब मेरे ख्याल में जब हम स्टारडम की बात करते हैं ना, एंड दिस वाज प्रोबेबली माय नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन आपने उसी का जवाब एक साथ दे दिया कि सबसे आपने बड़े से बड़े स्टार के साथ पाकिस्तान के काम किया है, फिल्म स्टार्स, चाहे वो रीमा हो, फवाद खान हो। जी बिल्कुल बिल्कुल। लोगों का जो एटीट्यूड है, क्योंकि जो स्टार होता है ना उसकी तरफ लोग खिंचते हुए जाते हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा आपने किसका देखा है? खवातीन में बताइएगा। आपने खान साहब का नाम ले लिया, मैंने कहा खवातीन में बताइए। खवातीन में देखिए मायरा खान। मायरा खान, या नो डाउट, शी इज अ स्टार। या शी इज अ स्टार। देखो क्यों स्टार, इसकी वजह ये है कि वो स्टार है, एक्टिंग इज वेरी डिफिकल्ट। वो स्टार है जो आप इंडिया में जाके, जहाँ पर हम लोग थोड़ा कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं, वहाँ जाके परफॉर्म करना और अपने आप को मनाना, मतलब नो डाउट वो इंडो पाक की सुपरस्टार है। What will you say about हानिया? हानिया की सरदार हानिया जी ने अभी जो 3 सरदार जी आई है, अमेजिंग। मतलब मैं कहूँ कि वो इतनी खूबसूरत लग रही है, सब आदमी और सब लोग उसको देखना चाह रहे हैं, क्योंकि जिनको पंजाबी नहीं भी आती वो भी जा रहे हैं और देख रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान में टैलेंट भरपूर है, कोई भी जाता है वो अपने आप को बना लेता है। तो इसका मतलब आपके ना पूरा इंडिया इसीलिए सब हमसे खाइफ खाया होता है कि यार ये लोग आएंगे और लीड कर जाएंगे और We जीत got the जाएंगे। good genes, the good looks over here, ना, on this side ये of the वाला border. सही है। अब अच्छा आप मुझे बताएं, क्योंकि आपने इंडियन टैलेंट के साथ भी काम किया है, इनकी एक चीज़ देनी पड़ेगी, द ग्रूमिंग दैट दे हैव, कि पॉइज जो आ जाता है, जो ग्रेस आ जाता है। इतने सारे इंस्टीट्यूशंस और एकेडमीज हैं जो इनके टैलेंट को ग्रूम करती है कि कैमरे को फेस कैसे करना है, बात कैसे करनी है। वहाँ हम थोड़े रफ हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना इनके कोई 5-6 बड़े स्टार्स के साथ काम किया है, जिसमें करीना कपूर है, शाहिद कपूर है, अर्जुन कपूर है और इमरान हाशमी है। मतलब सारे सुपरस्टार्स उस ज़माने में उनकी सुपर हिट फिल्में थी। या जो मैंने उनमें देखा है कि वो बहुत ही प्रोफेशनल्स थे, मतलब वो टाइम्स के हिसाब से अपनी वर्किंग करते हैं। अगर उन्होंने आपको टाइम दे दिया तो वो कोई एटीट्यूड नहीं है। हमारे सम टाइम होता है ना, स्टार्स का होता है कि यार बहुत ज़्यादा बड़ा एटीट्यूड डिप्लोमेटिकली कह रहे हैं, समटाइम्स होता है। इस सवाल में भी मैं आऊंगी। अच्छा, वो बहुत प्रोफेशनल है, हाँ आपने वो कहा। बहुत प्रोफेशनल। उन्होंने बताया आपको टाइम दे दिया तो वो टाइम आपका है, सही। लेकिन उससे 1 मिनट भी ऊपर जाएगा तो वो फिर क्लाइंट के लिए प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो फिर चार्ज शुरू हो जाते हैं। सही। लेकिन जो आपको 30 मिनट जो स्टिल के लिए दिए या 45 मिनट्स दिए, उसमें देखिए इतने प्रो होते हैं सिद्राक कि वो हमसे अच्छा, जो हम डिक्टेट कर रहे हैं हमसे अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। हमें अपनी लाइटिंग और कंपोजिशंस पे ध्यान रखना चाहिए और उनको कम से कम डिक्टेट करना चाहिए, क्योंकि जो स्टार होता है ना, वो स्टार ऐसे नहीं बना, वो स्टार बहुत ही नीचे से ऊपर आया, बहुत मेहनत या और हम उसको अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे तो आई थिंक सेट के ऊपर उन स्टार के साथ जाती होगी। तो वो जो परफॉर्म कर रहे हैं वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपनी लाइटिंग, कंपोजिशंस, एक्शंस उस पर कॉन्सेंट्रेट करें, आपका शॉट क्विक निकलेगा। इतना ज़्यादा उनको मोटिवेट कर दें। यूजली मेरी जो जितना मेरी स्टाइल है ना, मैं यही करता हूँ कि एक पूरे माहौल को एक ठंडा रखूँ, फ़न करूँ, इंजॉय करूँ, जिससे एक टैलेंट में ना कंफर्टेबल होता है, वो मेरे साथ अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है। मेरी जॉब बहुत डिफिकल्ट है, स्टिल्स के अंदर एक्सप्रेशंस को होल्ड करना और वो लगे लाइव, तो वो ज़रा मुश्किल काम है। अभी एक मूवी आई थी फैशन के नाम से, बिल्कुल, और उसमें फैशन इंडस्ट्री की अंडरबेली या उसकी डार्क साइड दिखाने की कोशिश की थी, और उसके अंदर से भी हमने बहुत कुछ सीखा। हमारी कई इस्तिलाहत उसमें सही, शो स्टॉपर, उससे पहले हमने कभी नहीं सुना था कि कोई शो स्टॉपर होता है। लेकिन व्हाट दे वर ट्राइंग टू डिपिक्ट वाज द राइज एंड फॉल ऑफ अ सुपर मॉडल, कि कैसे आप एम्बिशन के साथ पहले आगे बढ़ते हैं, फिर वही आपका एटीट्यूड जो आपने बड़ी मुश्किल से कार्व किया होता है, आपका प्रोफेशनलिज्म डाइल्यूट हो जाता है, आपका डिसिप्लिन ख़त्म हो जाता है, एंड इवेंचुअली आपका उरूज ज़वाल में तब्दील होता है। क्या ऐसी मिसालें हमें पाकिस्तान फैशन इंडस्ट्री में मिलती हैं? मुझे नहीं लगता। देखिए जो फैशन इंडस्ट्री होती है ना, हमारे पास बहुत छोटे स्पेल के लिए आती है। पाकिस्तान में ना बहुत छोटा स्पेल होता है और उस टैलेंट को भूलना शुरू कर देते हैं। एकदम से नया टैलेंट ऊपर आता है, उसको प्रमोट करना शुरू करते हैं। नहीं, लेकिन इसमें क्या वजह उनके वॉश आउट हो जाने की? उनका अपना एटीट्यूड है कि वो उनका डिसिप्लिन या उनमें रूडनेस आ गई है, या वो टाइम पे शूट पे नहीं पहुंच रहे। 2 वजह हो सकती हैं सिद्रा, या तो एटीट्यूड होगा या फिर वो डिमांड ज़्यादा कर रही होंगी, फाइनेंशियली डिमांड ज़्यादा कर रही होंगी, या फिर जो पे कर रहा है उसमें काफ़ी देखा जाता था कि जो पेमेंट्स जा रही हैं, जो ब्रांड्स ले रहे हैं, जैसे आज के दौर में लॉन ब्रांड्स बहुत कॉमन हो गए, फोटोग्राफर्स बहुत आ गए, उनको एक ओपन अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई, जिसकी वजह से जो एक फोटोग्राफर की लाइन लग गई। और अच्छी बात है, अगर लाइन लग गई, उनके पास काम आया, प्रोफेशनलिज्म एक एक्सपेंड हुआ, चीज़ें आई तो। लेकिन जहाँ उस वक्त था कि जो एक सुपर मॉडल फॉर एग्जांपल उस रैंक पे, जो आप फैशन फिल्म की बात करती हैं, वो तो बहुत हायर रैंक है और उसके लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री या उसके बाद वो फिल्म वाले में जाएगी ना। देखिए अगर उसने
अगर सुपर मॉडल बन गई उसका नेक्स्ट स्टेप या तो ड्रामा होगा या फिल्म होगी, तो वो फैशन मॉडल ही नहीं रहती। इसलिए या तो वो फिल्म, और फिल्म हमारे पास चलती नहीं है, हमारी पाकिस्तानी फिल्म जितनी भी बनती है, अभी 2-3 फिल्म आई हैं जो अच्छी हैं। तो यानी आप अपने किसी भी प्रेजेंट या फॉर्मर मॉडल के रवैये से परेशान नहीं, आपको लगता है सब प्रोफेशनल? नेवर एवर, बिल्कुल। ये मुझे देखिए होता क्या है, आपसे ही पता चलता है कि आपका टैलेंट कैसा है। अगर आपका एटीट्यूड होगा तो अगले का भी होगा। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ सीखी है कि आप अगर हम्बल रहते हो, आप अगर अपने काम से मोहब्बत करते हो, उनको बताते हो, तो वो अगर एटीट्यूड देने वाले लोग भी होते हैं या होती हैं, तो वो आपके पास नहीं एटीट्यूड देंगे, क्योंकि गिव एंड टेक्स है ना। आप अच्छा परफॉर्म करोगे, उनको रिस्पेक्ट दोगे, उनसे काम निकलवाओगे, तो वो आपको रिवर्स में भी रिस्पेक्ट ही मिलेगी। अब एक चीज़ जो बदली है वो यकीनन सोशल मीडिया का राइज है और पब्लिक का इंटरेस्ट इन द पर्सनल लाइव्स ऑफ दीज पीपल, और ये भी ब्रॉडकास्ट करते हैं। पहले कोई भी सुपर मॉडल हो, एक्टर हो, सिंगर हो, कोई स्टार हो, सिर्फ उनका काम दिखता था और उससे काम से रिलेटेड पब्लिसिटी होती थी। अब ये जो पैरेलल इनको कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है अपनी ज़िंदगी के हवाले से, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? और ख़ास तौर पे इसकी वजह से कंट्रोवर्सीज भी होती हैं और शायद वो ओवर एक्सपोज भी हो जाते हैं। देखिए, जो टैलेंट है एज अ एक्टर और मॉडल, मुझे लगता है उनका सोशल मीडिया अपने फैशन हद तक रहता है या एक्टिंग क्या तक रहता है। जो कंटेंट क्रिएटर दूसरे हैं जिन्होंने सोशल मीडिया पे कमांड ली हुई है, जो बहुत ज़्यादा वायरल्स हैं, और उनकी क्योंकि वो एक्टिंग्स में आने की कोशिश करते हैं, उनको चांसेस नहीं मिलते हैं, तो ज़बरदस्त मीडिया में आए। मैं तो कहता हूँ, देखें हमारे दौर में तो एक पीटीवी था ना, या फिर बाद में एसटीएन बना था, तो आप जाके परफॉर्मेंस देते थे और बहुत लॉबी सिस्टम था उस वक्त। अगर हम आज लॉबी इतना नहीं है जितना उस वक्त था। मेरे ख्याल में इंटरनेट ने आके काफ़ी चीज़ों को इक्विटेबल बना दिया ना। पहले आपके पास रिकॉर्ड कंपनीज होती थी, प्रोडक्शन हाउसेस, या सिर्फ 1-2 इदारे थे, उन तक रसाई मुमकिन नहीं थी। अब तो अगर कोई अपने आप को टैलेंटेड समझता है तो एटलीस्ट मेगर रिसोर्सेज में ही सही, जैसे आपने शुरुआत की थी, देखिए ना, कुछ ना कुछ वो अपना कर सकता है। यही मैं कह रहा हूँ ना, एटलीस्ट उसने जब अपना एक अंदर का जुनून को बाहर निकाला, खुद देखा यार परफॉर्मेंस है या नहीं है, खुद पेज पे लगाया, खुद रिस्पॉन्ड मिला, नहीं मिला खत्म। लेकिन एटलीस्ट वो जो अंदर एक कीड़ा होता है ना एक्टिंग का, तो वो ये होता है कि वो आपको ताहयात रहता है, हमेशा आपकी ज़िंदगी में रहेगा अगर आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता हो जाते हैं। सही। अगर आप नहीं होते हैं तो वो फिर चांस नहीं मिलता था उस ज़माने में। तो हमें लगता था कि शायद हसरत रह गई, काश हो गया और हम मशहूर हो जाएं, हम इतने फेमस हो जाएं कि हम चलते फिरते लोग हमें देखें। चांस नहीं मिला। और पता है, इंडस्ट्री में आने का मकसद ही होता था। अगर आप उस एज में अपने आप को देखो कि आप क्यों आए हो, आप फेमस होने के लिए आते थे। सही। आप पैसा देखो, मैट्रिक में आप क्या करोगे, या फर्स्ट ईयर में क्या करोगे, या सेकंड ईयर में क्या करोगे, पॉकेट मनी है ना आपकी, उसमें आप ग्रेजुएशन करोगे, उसके बाद फिर एक प्रैक्टिकल लाइफ में आओगे, फिर देखोगे। लेकिन यहाँ पर आप देखते हो कि जी हम फेमस हो जाएं, लोग हमें देखें, हमारी टॉर हो, वाह वाह वाह, ये वो जा रहा है, ये वो जा रहा है, वो वाली एक फीलिंग थी, एक हंगर होती है एक्सटर्नल वैलिडेशन की। अच्छा, कुछ थोड़े से टफ सवाल मुझे बताएं कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ स्कैंडल्स में, कंट्रोवर्सीज में घिरे नज़र आते हैं। आप फोटोग्राफर हैं, आपको आपका डेटा इतना इम्पोर्टेंट होता है। ये फ़ोटो एंड वीडियो लीक्स के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये कहाँ बनती हैं, क्यों लीक होती हैं, और फिर उसके पीछे एक तजस्सुस ही रह जाता है लोगों का। समटाइम तो लोग बोलते हैं खुद ही वायरल करते हैं, नो आइडिया यार, क्योंकि मैं इससे बिल्कुल पीछे हूँ। देखो मेरा यही होता है कि जिस तरह से लीक वीडियोस होती हैं, 90% आप देखते हैं कि लोग कहते हैं कि अपने एक्सपोजर्स को दिखाने के लिए उन्होंने ये वीडियो लीक कर दिया और वही वायरल हो गई और वो फेमस हो गई। अच्छे में फेमस हो, बुरे में फेमस हो, बहुत से लोगों को इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। जो बुरे में होते हैं वो फॉर एवर ही फिर इंडस्ट्री से गायब हो जाते हैं। देखिए इंडस्ट्री हमारी, कोई भी इंडस्ट्री आप ले लें, सब का सब, बेशक शोबिज़ या कोई भी प्रोफेशन, सब अच्छा है। इंसान के अंदर का जो शैतान है ना, वो गंदा है। लेकिन BTS के बारे में क्या कहेंगे? बाय वीडियो लीक्स आई आल्सो मीन के समटाइम्स अगर कोई तू मैं हो गई है सेट के ऊपर, कोई और इंसिडेंट हो गया है, या आपको याद होगा कुछ हमारे स्टार्स हैं, इफ़ दे वर स्मोकिंग इन देयर पर्सनल लाइफ तो उसकी तस्वीर ले ली गई, वार्डरोब मैल फंक्शन है उसकी तस्वीर ले ली गई। अभी मुझे किसी ने बताया कि देयर वर टाइम्स, अभी हाल ही की बात नहीं है, 2-3 साल पहले एक प्रोडक्शन स्टूडियो में उन्होंने पकड़ा था कि देवर समबडी ट्राइंग टू मेक वीडियोस इन द लेडीज वॉशरूम। तो ये इंसिडेंट्स होते हैं। देखिए मैं बताऊं होता क्या है, यूजुअली अब तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए। जितना भी टैलेंट है, जब हम शूट भी कर रहे होते हैं, अगर मेरा इन हाउस भी BTS बॉयज़ काम कर रहा होगा ना, तो उसको भी रोक देते हैं, क्योंकि सब के सब मैनेजर्स के थ्रू, मैनेजमेंट जो हैंडल कर रही है उनके थ्रू आए हुए होते हैं। हमें वाटरप्रूफ जितना उसको किया जाए। देखिए उनको ये डर है कि खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़
और यहाँ पर लेग पुलिंग करना बहुत इजी है। सोशल मीडिया ही वो मीडियम है जहाँ से आप एकदम से ऊपर जाते हैं और एकदम से नीचे गिरते हैं, क्योंकि वो अब बहुत केयरफुल हो गए, स्पेशली जो मेन टैलेंट है वो बहुत केयरफुल है। आप जाते ही आपको स्ट्रेट अवे चारों तरफ, अभी एक मिसाल दूंगा आपको मैं, मेरी अभी परसों ही शूट थी और एक बड़ी सेलिब्रिटीज़ हैं, बड़ा ब्रांड था, तो मेरे स्टूडियो में शूट हो रहा था। तो जब सेलिब्रिटीज़ आती हैं तो मैं उनको अपना रूम से देता हूँ, जो मेरा अपना रूम है, तो मैं कहता हूँ आप लोग यहाँ पर देख लें। उनका एक मैनेजर मेरे पास आता है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ, मैनेजर मेरे पास आता है कि आबिद भाई आपके रूम में कोई कैमरा तो नहीं है? मैं कहा एक्सक्यूज मी, आप अच्छी तरह चेक करें। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मतलब जो 36 ईयर्स से मैं काम कर रहा हूँ, आप सब जानते हैं मुझे, लेकिन जो उसने अपनी सिक्योरिटी पर्पस से पूछा अपने मैनेजर से, मैनेजर ने मुझसे पूछा, मैंने गो एड दिया, और फिर और ये एसओपीज होनी चाहिए। देखिए होनी चाहिए। और हिडन कैमरास ही नहीं, कई दफ़ा सर्वेलेंस कैमरा आपकी नज़र नहीं पड़ती है, किसी ने अपने इक्विपमेंट के लिए, ऑफिस के लिए लगाया हो, तो इट्स गुड टू नो। मुझे बताएं कि जहाँ हम कैमरे की बात कर रहे हैं, आई एम रिमाइंडेड ऑफ समथिंग माय फादर वुड ऑलवेज से। वो कहते हैं कैमरा बड़ा अनफॉरगिविंग होता है, तो जैसे आपकी एज बदलती है, आपके फेशियल फीचर्स में, स्ट्रक्चर्स में तब्दीली आती है, कैमरा पकड़ लेता है। ये बात सच है? बिल्कुल सच है। देखिए कैमरा तो जो देख रहा है वो एक्सपोज कर रहा है, लेकिन जो एडवांटेज अब एआई और फोटोशॉप से आया है, थोड़ा सा उनकी लाइफ और आगे बढ़ गई है। अगर आप अच्छी परफॉर्मर हैं, फॉर एग्जांपल आप 5 इयर्स लगाती हैं अपने एक अच्छे फैशन शूट्स पे और अच्छी चीज़ों पे, और आप उसके बाद एक टीवी ड्रामा में चली जाती, नहीं यार फैशन का कैरियर आपका ख़त्म हो गया, वो लोग जैसे बोलना शुरू होते हैं, तो वो 5 साल से 7 साल 8 साल का अर्सा आप स्पेंड कर सकते हो आप फोटोशॉप के आने से, क्योंकि जो 5 साल में आपने सीखा है अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपनी परफॉर्मेंस, अपनी एक्सपोजर, जो लोग आपको जानते हैं, अपने वार्डरोब्स आपको देते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा और आगे ले जाएगा। क्योंकि जो माइनर से भंड होते हैं वो फोटोग्राफर्स जो है वो फोटोशॉप में लिक्विफाई भी कर देता है, फेस फिनिश भी कर देता है, तो वो थोड़ा सा स्पेल उनका आगे बढ़ सकता है। जब इतना फेम और इतनी पैम्परिंग और इतने ब्रांड्स आगे पीछे, एक सर्टेन लाइफस्टाइल हो, और जैसे आपने कहा कि एक बहुत छोटी सी विंडो है, जब ये विंडो जा रही होती है, नॉट एवरीबडी बिकम्स एन एक्टर, नॉट एवरीबडी गेट्स दैट एक्सटेंशन इन द शेल्फ लाइफ, जैसे आपने कहा। कैसे डील करते हैं ये बड़े बड़े स्टार्स अपने फेडिंग पीरियड को? आपने क्या ऑब्जर्व किया? आई थिंक बहुत ही पिंचिंग होगा उनके लिए, बहुत पेनफुल होता है। आई थिंक सो, क्योंकि आप देखो, अगर हम अपने ऊपर एग्जांपल लेते हैं, अगर मेरे पास 1 महीने का एक ऐसा स्पेल आए जब मेरे पास काम ना हो, तो मैं ये बोलूँगा कि यार लोग मुझे भूल गए। क्यों भूल गए? हो सकता है काम नहीं आ रहा, हो सकता है मार्केट अभी थोड़ी सी डाउन हो, जो आपके पास काम नहीं आ रहा है, जो आप ब्रांड्स करते थे वो काम नहीं कर रहे हो, लेकिन अंदर जो बंदा है ना वो हमें बोलेगा कि यार लोग आपको भूलना शुरू हो गए। तो वो फेस पे आपके जो इनर फीलिंग है ना, वो आपके फेस पे आना शुरू होगी, आ जाती है। हाँ आ जाती है। देखिए आप इनसिक्योरिटी में चले जाते हो ना, यार अब हमारा टाइम पूरा हो गया, अब हम फिनिश हो गए। कोई ऐसी शूट हो जिसमें मल्टी जनरेशनल लोग हों, यानी एक कोई अपने वक्त का सुपरस्टार है और उसके साथ एक साइड सेकंड लीड पे बंदा है ओहो जो अपकमिंग है, ये बहुत मुश्किल होता है। लड़ाइयाँ होती हैं। नहीं सम टाइम पता है वो फिर हमें अलग अलग शूट करना पड़ता है, एक्सप्रेशन ही नहीं आ रहे Seriously। या बल्कि वो एक्सप्रेशन आ रहे हैं जो नहीं चाहिए। अच्छा जो बड़ा स्टार है ना वो बोलता है कि यार मैं मदद करता हूँ, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो बोलता है यार इनका अलग से कर लेना, क्रॉप करके आप हमें साथ जोड़ लेना। मतलब वो ये होता अच्छा, है। जिस तरह क्रॉप करके साथ जोड़ते हैं, कभी रिक्वेस्ट आई है क्रॉप करके आउट कर दें? बिल्कुल आइए यार, इसके एक्सप्रेशंस बहुत बुरे, इसको हटाओ। नहीं एक्सप्रेशन नहीं, वैसे पर्सनल एनिमोसिटी। नहीं देखो, कमर्शियल्स में अगर हमारे पास 2 फ्रेम शॉट्स बना हुआ है और रीजन अप्रूव्ड है, जो रीजन में लगा हुआ है, फिर तो लगाने ही लगाना है, तो उनको पता होता है। जैसे हमारे यहाँ बड़े बड़े ड्रामास के पोस्टर शूट्स भी होते हैं, उसमें ड्रामास क्या फिल्म्स के भी पोस्टर शूट्स होते हैं, लोग उसमें कहते हैं भाई मैं भी था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने कहा कि पोस्टर पे नहीं होगा। अच्छा हाँ, ये भी होता है। देखिए हो सकता है पोस्टर्स पे 5 लोगों की जगह हो, वो बेचारे खामखा उस नंबर में आ जाएगा ना, फिर उसको आउट करना पड़ेगा। हाँ, उस वक्त वे करते हैं कि कौन इम्पोर्टेंट है। अब इस ख्वाहिश तो सबकी होती है, जो सुपरस्टार है, सुपर मॉडल है, वो चाहेगा कि हमेशा मैं इसी तरह दिलों पे, स्क्रीन पे, अपनी इंडस्ट्री पे राज करूं। लेकिन वक्त बहुत क्रूअल है, और ये जैसे हम डिस्कस करें कि एक छोटी सी विंडो होती है, उस विंडो को एक्सटेंड करने के लिए बहुत सारे एस्थेटिक, एंटी एजिंग प्रोसीजर्स कराए जाते हैं। एज अ फोटोग्राफर क्या आप पकड़ लेते हैं उसको? वो भी लोग करवाते हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। आजकल जो ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बन गए हैं, कोई कहता है जी नाक सीधी करा लो, होंठ मोटे करवा लो, फिलर से तुम्हारा ज़रा फेशियल हार्मनी बेहतर हो जाएगी। व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्स एज अ फोटोग्राफर? देखिए मुझे लगता है जो अल्लाह की क्रिएशंस है ना, उसका कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो जो करवाता है वो ऑलरेडी फेमस होता है। हाँ। जो मैंने देखा है कि वो ऑलरेडी उस टारगेट को अचीव कर चुके होते हैं,
लेकिन समहाउ उनमें पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स है, बेशक वो एक्टर्स हों, मॉडल्स हों या बिहाइंड सीन के लोग, वो कोई भी मैंने अननोन नया बंदा नहीं देखा जो ये ट्रीटमेंट्स करवा रहा हो। ये वही करवाते हैं जो फेमस है, और जब वो करवा के आते हैं तो आई स्वेयर, मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, मुझे बस मुश्किल होती है आपको? देखता ही रहता हूँ मैं, ये क्या हो गया। मतलब आपको अगली फील होना शुरू होता है। मुझे पर्सनली, मैं दिल की फीलिंग बता रहा हूँ कि जो नेचुरल आप पहले थे और उसके बाद आपने सोचा कि मैं और अच्छा हो जाऊंगा, जो मुझे लगा कि हो सकता है वो खुद सेटिस्फाइड हूँ, लेकिन मुझे लगा कि जो पहले वाला फेस था वो ज़्यादा बेटर था। अच्छा, मुझे बताएं इसमें, एंड अगेन अ टेक्निकल क्वेश्चन, कई दफ़ा इन लोगों की फेशियल हार्मनी टू द नेकेड आई बिल्कुल सही लगती है, हाँ। आप मुझे देख रहे हैं तो जी, सही है। हाँ, कैमरा, वही हमने कहा ना, कैमरा खौफनाक भी है और सच भी बोलता है और पकड़ भी लेता है। ऐसे ही है। देखिए, कैमरे ने अगर पकड़ा है तो कैमरा थोड़ा सा मैनिपुलेशंस करके उसको चेंज भी कर सकता है। हाँ, वो हमारे पास थोड़ा फ्रीडम होता है, टेक्निक भी है। टेक्निकल चीज़ें होती हैं तो हम कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है थोड़ा सा आउट है, हो सकता है मुझे गलत लग रहा हो, क्लाइंट को अच्छा लग रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर नहीं, पर्सनली कभी आपके साथ ऐसा नहीं हुआ? मेरे साथ तो अक्सर होता है कि normal- मैं फेस टू फेस हाँ। किसी टैलेंट से बात कर रही हूँ, इंटरव्यू कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ऑड है, लेकिन वही इंटरव्यू जब मैं कैमरे पे देख रही हूँ और मैं रिकॉर्डिंग देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ अरे ये तो वो ऐसा है आ ही रहा नहीं, था। ऐसे ही यही चीज़ है ये ना। होता है। हाँ, होता है। देखिए हमें तो यूजली उसकी ट्रीटमेंट से है कि जो फेस पे ट्रीटमेंट करनी है, एंड रिजल्ट्स निकालना है, वो आना है, लेकिन वो अंदर का उसका जो एक अंदर का ज़मीर है ना, वो मुझे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। या तो उसको किसी ने मशवरा दिया है कि जी आप ये ट्रीटमेंट करवा के और अच्छे हो जाएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर इस स्टेज पे आप पहुंच जाते हो जहाँ पर माशाल्लाह आपकी हर जगह से वाह होती है और आप एक अच्छा काम कर रहे हो, तो नो नीड फॉर दिस। लेकिन एज शेमिंग भी एक रियलिटी है हमारे यहाँ। अक्सर आप देखें, जब लोगों को कास्ट नहीं करना होता है या जब अपने टेल एंड ऑफ द करियर पे लोग पहुँचते हैं, तो यही कहा जाता है ना कि आप मिसकास्ट हैं, आप इस यंग प्रोटैगनिस्ट या लीड के कैरेक्टर में फिट नहीं हो रहे। तो वो कोशिश तो करते कोशिश हैं करते जाने हैं, हाँ, की, कोशिश करते हैं, और किसी को मिल भी जाता हो। किसी को मिल भी हाँ, जा। अच्छा, क्योंकि ये यंगस्टर्स आर्ट तो है ना। लेकिन हम्म, डर्मेटोलॉजिस्ट बहुत है, ये जो मर्दों में भी उतना ही फेमस है। आपने देखा है मर्दों को ट्रीटमेंट्स कराते हुए, मेल बहुत ही मॉडल्स, रेयर, एक्टर्स? बहुत ही रेयर। मेल्स को मैंने कम देखे हैं वैसे भाई। कम देखा है। हाँ, females को नहीं, हेयर ट्रांसप्लांट तो सब कराते हेयर ट्रांसप्लांट ऑब्वियसली मर्दों का तो यही सबसे ज्यादा है ना, बाल गिरने का है। हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप 90s से लेके अभी तक देख रहे हैं, जो हमारा लव्ड या एस्पायर्ड बॉडी टाइप है उसमें बड़ी चेंज आई है। जिन 90s के मॉडल्स का अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ये टाइमलेस हैं और आज भी आइकॉनिक हैं, इनकी इतनी टफ फिटनेस रिजीम नहीं थी, इनकी इतनी रिस्ट्रिक्टेड डाइट नहीं थी, ये शायद पता नहीं गॉड गिफ्टेड नेचुरली ब्लेस्ड लोग थे। आज की मॉडल, आज के एक्टर, आज के सुपरस्टार को जिम भी जाना है, सिक्स पैक भी बनाने हैं, अपना ख्याल भी रखना है, प्रोटीन इनटेक भी रखना है। ये आपके ख्याल में पॉजिटिव चेंज है या how do you see पॉजिटिव it? है। देखिए मेरे भी बच्चे माशाल्लाह जिम जाते हैं, सब चीज़ें हैं, क्योंकि अब बड़ी फास्ट लाइफ हो गई और इंटरनेशनली लोगों को देख देख के कॉम्प्लेक्स में चले जाते हैं। अगर लोग दूसरा सुपीरियर होगा, जिम से फ़र्क पड़ता है, सिक्स ऐप से फ़र्क पड़ता है, फेस आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। तो पाकिस्तान अच्छा है, ग्रोन अप हो रहा है। मुझे लगता है कि ये चीज़ें होनी चाहिए, जो पहले नहीं थी तो मिसिंग है, अब हो रही हैं तो अच्छा है। हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिला के अच्छा, चल डू रहे हैं। यू फील, जो हमें हमेशा बचपन से ओपरा विनफ्रे से हमने सीखा, फ्रेंड्स में इसके ऊपर जोक बना कि कैमरा एड्स 10 पाउंड्स, कैमरे में ज्यादा वेट लगता ऐसे ही है, है। मैं इतनी मोटी हूँ नहीं। हाँ। फोकल लेंथ का भी बड़ा इशू है। अगर आपको मैं दूर से जूम इन करूंगा 200 पे तो आप आएंगी थोड़ी बहुत। हाँ। अगर मैं थोड़ा सा वाइडर आ जाऊंगा 24 28 पे आ जाऊंगा, तो Yes. फिर आप थोड़ा स्लिम आएंगे। But तो that फोकल means लेंथ कि anybody who's working on the big screen, in television or in modeling, उनको ज़रूरत से ज़्यादा दुबला होना ज़रूरी है in order to look nice? हाँ, देखिए अगर हो जाए, हर फिल्म की एक डिमांड होती है। अगर आप पंजाब की फिल्में देखें तो उनमें डिमांड्स होती है कि आप स्लिम नहीं चाहिए, मतलब हर एक जोन एक कल्चरल लैंडस्केप भी है उसका, बिल्कुल सही है। लेकिन जनरली जो आज हम मेन स्ट्रीम टेलीविजन ऑफ पाकिस्तान में देखते हैं, यू नीड टू बी एक्स्ट्रा थिन। नॉट नेसेसरी। Not necessarily. It depends on the character you're playing. अच्छा जी, मुझे ये बताएं कि जो हमने बीच में बात छोड़ दी थी, favorite faces. You mentioned, स्टारडम में आपने नाम लिया था माहिरा का, और वैसे फेवरेट फेस इन मेल आपने कहा था इमरान खान। इसके अलावा anybody who you think has a lot of potential, किसी तरह आने वाले दिनों में देखना दौर इसका होगा? देखिए जिस तरह से मैंने माहिरा का नाम लिया था, इसी तरह फवाद खान। कुछ लोग ना ऐसे होते हैं जो आपको आते हैं तो पता लगता है हीरो है। हाँ। तो वो फवाद खान में भी वो क्वालिटीज़, शान के अंदर वो क्वालिटीज़, जब आपके पास आते हैं
पता चलता है हाँ यार ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी को टैलेंट है। अच्छा, इस क्वालिटी को आप कैसे डिफाइन करेंगे? I think जैसे अभी उन्होंने आपने अपने कहा, आप को नहीं, ज्यादा ये वेल एटीट्यूड ग्रूम्ड रखा। होता है, ये एटीट्यूड भी होता है। ह्यूमिलिटी होती है, क्या होता है? एक देखिए 3 चीजें हैं। हाँ। अगर आप में एटीट्यूड भी है, आपकी पर्सनालिटी भी ऐसी है कि आप लग रहे हैं दूर से, आप हीरो लग रहे हैं। थर्ड चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपकी कम्युनिकेशन आपस में कैसी है, आप किसी के साथ कैसा बर्ताव, जितना बेशक वो लाइट मैन हो, फोटोग्राफर्स हो, मॉडल्स हो, अगर आप उसको एटीट्यूड दोगे तो वो हो सकता है आपकी तारीफ नहीं करे। लेकिन अच्छा, ये वो मुझे लोग हैं लगता जो है, मिक्स हो जाते हैं सब में। मुझे लगता है एक क्वालिटी जो मैंने बड़े स्टार्स में देखी है, चाहे वो लोकल स्टार्स हों, बॉलीवुड के बिगेस्ट नेम्स हों, शाहरुख खान टाइप स्टैचर हो उनका, कि दे हैव अ पुल एंड पुश। ठीक है। लोग उनकी तरफ खींचते हैं तो उनमें पुल करने की सलाहियत है, लेकिन वो इतने मिस्टीरियस भी होते हैं कि वो लोगों को रिपेल भी कर देते हैं। यानी एक सर्टन बाउंड्री के बाद आपको लगता है कि यार इसकी मेरे पास इसकी एक्सेस नहीं है, और वो क्यूरोसिटी आपको उनकी तरफ हमेशा माइल रखती है। हैव यू नोटिस्ड दैट? बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। देखिए उसमें यही होता है कि उसको फिर एक लेवल पे जाके रुकना भी होगा। सही। अगर वो टोटल फ्रीडम दे देगा तो फिर वो एक फिर वो लोग ओवर एक्सपोज हो जाएगा। फॉर ग्रांटेड लोग उसको लेना शुरू होंगे और उसकी वो वैल्यूज कमाना शुरू होंगे। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल, वैसे तो ये पूरी दुनिया में डिबेट हो रही है कि एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से प्रोग्रेस कर रही है कि लाखों करोड़ों जॉब्स ख़त्म हो जाएंगी। जो काम अभी इंसान करते हैं वो मशीनें किया करेंगी। लेकिन आपके प्रोफेशन में बिलखुसूस हम ऑलरेडी देख रहे हैं एआई आ चुका है। एआई को सिर्फ प्रॉम्प्ट देना है, पुरानी तस्वीर देनी है, वो खुद क्रिएट करता है। इज़ फोटोग्राफी गोइंग टू बी ऑब्सोलीट? ये सब एआई करेगा? देखिए यही आजकल डिबेट चल रही थी आपस में, हम लोग भी जब बात कर रहे थे तो उसको देखते हुए मैंने थोड़ा अपने आप को अपग्रेडेशंस किया। मैं रील्स पे आ गया, डिजिटल रील्स पे आ गया। मतलब कोई ऐसे फॉर्मेट चेंज किए कि जहाँ से आपको लगे एक चीज़ कम हो रही है। ऑब्वियसली एआई ने आके काफ़ी कमांड पकड़ ली है, और स्पेशली जो प्रोडक्ट शॉट्स हैं वो आप जस्ट नॉर्मल मोबाइल से भी लेंगे और आपके पास वो बैकग्राउंड चेंज करके ऐसी चीज़ देगा, आप बोलोगे कि यार ये तो हम बहुत मुश्किल से हम लोग करते थे जो प्रॉपर सेट लगा, या कॉस्ट भी ज़्यादा होती है अगर वैसे करते। तो एआई ने ये आसानी की है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मुझे बैकग्राउंड चेंज करने एग्जैक्टली मैं कहता हूँ कि आई एम समटाइम तो मैं शॉक्ड हो जाता हूँ जब मैं गाड़ी की शूट कर रहा हूँ या मैं बाइक की शूट कर रहा हूँ। ऐसी ऐसी रिफ्लेक्शंस होती हैं कि वो हम नहीं हटा सकते थे, पैचेस आते थे। अब एआई टूल्स जो है वो ऐसे सेकंडों में वो रिमूव करता है कि वो हम समटाइम तो मैं भी देखता हूँ यार ये तो जादू हो गया। मैं इसको जादू बोलता हूँ। So what's your advice to लेकिन बेसिक upcoming चीज तो मैं शूट किया ना, photographers? देखो बेसिक शूट है ना, अब बेसिक को ही तो वो ट्रीट करेगा ना। अब वो ट्रीट क्या कर रहा है, वो हम सब के डाटा को पिक कर रहा है, अपने पास सेव कर रहा है, वही फिर हमें वापस करता है। तो ये एआई का है ना, क्योंकि वो डाटा भी तो ओवरऑल सबके नहीं, तो पास फिर पिक कर अब रहा है। आखिरी सवाल मुझे बताएं कि व्हाट इज़ योर एडवाइस टू यंग अपकमिंग फोटोग्राफर्स, कि वो क्या करें कि वो एआई के साथ सरवाइव कर पाएं? देखिए एआई हर जगह पे काम नहीं आएगा ना। फॉर एग्जांपल अगर आप देखते हैं कि जी फोटोग्राफर की बेसिक रॉ पिक्चर्स होनी है। अब आपकी लॉन्च शूट्स हो गई, फैशन शूट्स हो गई, कमर्शियल शूट के बाद ही एआई काम कर रहा होगा ना। एक बंदी को अगर बना के, अभी तक तो वो प्लास्टिक लग रही है बाय द वे, जो एआई पे बन रहे हैं वो प्लास्टिक फील आ रही है, मेल भी बन रहे हैं, उसका कमांड देके सब कुछ बना रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है जो बेसिक चीज़ है वो तो रहेगी, वो नहीं हटेगी। जिस तरह से हमें बोलते थे कि आप एनालॉग से डिजिटल्स पे आए हो, तो एनालॉग हमेशा रहेगा, डिजिटल गायब हो जाएगा। जब मैं एनालॉग से डिजिटल पे आया, और इक्विपमेंट में भी आपको ना अपग्रेड होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो लेकिन आप देखें आहिस्ता आहिस्ता क्या गायब हुआ, एनालॉग गायब हुआ। आज सिर्फ कैमरे जो है वो शेल्फ में पड़े हुए हैं और कहीं भी उसको यूज नहीं, म्यूजियम में पड़े हुए, म्यूजियम में पड़े हुए। हाँ, तो वो डिजिटल ने हर जगह कमांड अपनी हासिल कर ली। क्या बात है। आबिद, इट वाज सच अ प्लेजर टू हैव दिस कन्वर्सेशन विद यू। आपके सालों का तजुर्बा हमने निचोड़ लिया इसके अंदर, बड़ी इंसाइट्स पता चली, एंड मोर इम्पोर्टेंटली पता चला who is the person behind the ace photographer Abid Salim. So thank you very much. It's my pleasure. Thank you so much. It was an absolute pleasure, और यकीनन आपको भी मज़ा आया होगा इस गुफ्तगू में। बड़ी ज़बरदस्त तजुर्बे भी थे, एक्सपीरियंसेस भी थे, insights भी थी। If you had an aha moment, please do send it to me in the comments and feedback. Until next time, take good care of yourself. Khuda Hafiz.